10 नवंबर 2025 भारत की राजधानी दिल्ली में हुई ये ब्लास्ट जो भारत समेत पूरी दुनिया की मेन स्ट्रीम बन गई है। एक प्री प्लान टेरर अटैक जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक ऐसी एक्सप्लोजन जो पूरे देश को हिला कर रख दिया। 13 लोगों की जान और 24 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस इंसिडेंट में आखिर दिल्ली को ही क्यों टारगेट किया गया? भारत की एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो टेररिस्ट का हब बन रहा था। टेररिस्ट जो डॉक्टर की भेष में इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाला था। इन सभी में एक ही कॉमन चीज था, सबका सब डॉक्टर और एक ही यूनिवर्सिटी से निकलता है। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद इन सब के पीछे शामिल रहता है, जो तुर्की बेस्ड हैंडलर के साथ मिलकर भारत में कुछ बड़ा करने वाला था। कैसे एसएसपी संदीप चक्रवर्ती जो अपने शार्प दिमाग से कुछ पोस्टर की मदद से होने वाले इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हैं। कहानी का शुरुआत होती है 19 अक्टूबर से, जब जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नौगाम के गली में जम्मू कश्मीर के पुलिस ऑफिसर एसएसपी संदीप चक्रवर्ती को अचानक कुछ पोस्टर्स मिलते हैं पुराने उर्दू स्टाइल का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था लोकल लोगों को इंडियन प्रेडेटर से बचने के लिए। और पोस्टर पे सीधी धमकियां लिखी गई थी, जो भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस या बाहरी लोगों की मदद करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में जैश ए मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था और साथ में कमांडर हंजाला भाई का सिग्नेचर भी, जिससे एसएसपी संदीप चक्रवर्ती पोस्टर के पीछे की मकसद पता लगाने में जुट जाते हैं। और जांच करने पर पता चलता है कि ये कोई आम पोस्टर नहीं बल्कि जैश ए मोहम्मद का प्रोपेगेंडा था, जो भारत में कुछ बड़ा करने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस उसी डेट में इस केस को ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं और तहकीकात के लिए पूरा एरिया को स्कैन करते हैं। सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जिसमें 4 पोस्टर चिपकाने वालों की नाम सामने आता है, आरिफ निशार दार, यशीर उल अशरफ, मकसूद अहमद दार और एक डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जिन लोगों ने 17 अक्टूबर से ही इन पोस्टर्स को चिपकाना शुरू किया था। जांच में पता चला कि ये सभी सोफिया के इमाम मौलवी इरफान अहमद वगाई के इशारों पे काम कर रहा था। ये जो मौलवी इरफान है, ये वो शख्स है जो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल के पोस्ट पर काम करता था और साथ ही नौगाम के एक लोकल मस्जिद का इमाम भी था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि मौलवी इरफान जो है वो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप मसूद अजहर जैसे बड़े बड़े लीडर के संपर्क में रहता है। मौलवी का जो पद है वो किसी भी शक के दायरे में नहीं आता है। जिन्हें लोग ब्लाइंडली विश्वास करते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसी का फायदा उठा के मौलवी इरफान वहां के इन हाईली एजुकेटेड यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं और उन्हें रेडिकलाइज करते हैं। मौलवी इरफान की सबसे पहले कांटेक्ट में आता है डॉक्टर उमर नबी, जो दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। इसके बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, मगर उससे पहले हमें यह समझना होगा कि कैसे डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी मेंबर्स कैसे इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बनते हैं। पुलवामा के कोयल गांव में रहने वाले डॉक्टर उमर नबी साल 2018 से लेकर 19 के बीच जब उसका संपर्क मौलवी इरफान से होता है, उसी श्रीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहां ये मौलवी इरफान भी काम करता है। और वहीं से डॉक्टर उमर नबी को ये मौलवी इरफान जिहादी मानसिकता का पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं, उसकी ब्रेन वॉश करते हैं, उसको पूरी तरह से रेडिकलाइज करते हैं। उसी तरह अक्टूबर 2021 में मौलवी इरफान एक और डॉक्टर को रेडिकलाइज करते हैं। 31 साल का डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, ये भी उसी गांव से थे जहां से डॉक्टर उमर नबी आते हैं। कहा जाता है कि मौलवी इरफान ही ये सब का मास्टरमाइंड है। दरअसल मौलवी इरफान एक ऑनलाइन टेलीग्राम मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड था, जिस पर कई सारे अकाउंट थे जहां पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर जैसे लीडर्स कांटेक्ट में रहते हैं और उनकी जिहादी थॉट्स, वीडियोस, प्रोपेगेंडा इन सभी डॉक्टरों के बीच टेलीग्राम के थ्रू सर्कुलेट करते हैं, इन सब का ब्रेन वॉश करते हैं। अब यहाँ पे मौलवी इरफान जो है वो इन डॉक्टर्स को लेकर एक टेरर नेटवर्क बनाते हैं, एक बहुत ही अलग तरीके का जो पहले कभी देखा नहीं गया। एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल डेडली डॉक्टर्स का, जो जिहाद के लिए कुछ भी करने को रेडी है। इस तरह के एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, खासकर डॉक्टर्स, जिसे समाज एक रेस्पेक्टफुल नजर से देखता है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। ये सारे रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स जो मिलकर भारत के ऊपर एक बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा था, इन सबको सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान का आतंकवादी ग्रुप आईएसआई के द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान भारत में अटैक कराने का अंजाम पता है,
इसीलिए आईएसआई किसी भी कीमत पर अब लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। लेकिन इनकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन है ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। इसीलिए अब ये अलकायदा के थ्रू अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि 2017 में जब आईएसआई हिजबुल मुजाहिदीन से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा संगठन बनाओ जिसका डायरेक्टली कनेक्शन पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से ना हो, हिजबुल मुजाहिदीन पुलवामा के जाकिर मूसा को ये काम सौंपती है, जिसके बाद घाटी में अंसर गजवात उल हिंद नाम का संगठन बनता है, जिसका काम यूथ को रेडिकलाइज करके गजवाए हिंद के लिए तैयार करना और इसे अलकायदा एफिलिएटेड इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप के रूप में पोर्ट्रे करना। लेकिन 2019 में इंडियन मिलिट्री जाकिर मूसा को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे ये ग्रुप कुछ समय के लिए शांत पड़ जाता है। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन इसे फिर से एक्टिवेट करते हैं, जिसके लिए आईएसआई अपने स्लीपर सेल्स नेटवर्क का एक्सेस देते हैं। दोस्तों, ये जो स्लीपर सेल्स है ये एक ऐसा टेरर नेटवर्क होता है जिससे जुड़े लोग अपनी असली पहचान को छुपाकर नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ये लोग समाज के आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं, जैसे पड़ोसियों, दुकानदारों या किसी आईटी कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल हो। लेकिन जब इन्हें अपने लीडर से आदेश मिलता है तो ये अपने पहले से तय किए गए टारगेट को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं और ये टेरर ग्रुप्स के लीडर होते हैं। ये सब लोग मिलकर अपना प्लान बनाते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो अपने जान तक को देने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो जान देने के लिए तैयार रहते हैं इन्हें ही स्लीपर सेल्स कहते हैं। साथ ही ये स्लीपर सेल्स रेगुलर आतंकवादियों से अलग होते हैं, क्योंकि जो रेगुलर टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं वो खुले तौर पर अपने एजेंडा पर काम करते हैं, जबकि स्लीपर सेल्स लंबे समय तक इनएक्टिव रहते हैं। इनकी प्लानिंग हाईली सीक्रेट और लो प्रोफाइल होती है ताकि किसी को इन पर शक ना हो, और यही कारण है कि इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पता चलता है तुर्की बेस्ड हैंडलर जो था उकासा बहुत दिनों से इन सब को लेकर प्लानिंग करा रहा था। 2022 में ये टेलीग्राम के थ्रू आतंकवादी डॉक्टर उमर से कांटेक्ट करते हैं। फिर इनकी बातचीत इनक्रिप्टेड एप्स पर होने लगी। इसी दौरान मार्च 2022 में डॉक्टर उमर नबी 3 और लोगों के साथ तुर्की के कैपिटल अंकारा जाता है, जहां 2 हफ्तों तक इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे कन्वर्ट सेल्स एस्टेब्लिश करना है और कैसे डिजिटल फुटप्रिंट्स को एवॉइड करना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ये जितने भी लोग दिल्ली ब्लास्ट में इन्वॉल्व है ये सभी थ्रेमा नाम का एक स्विच इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का यूज कर रहे थे, जो भारत में बैन है, क्योंकि इसकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसमें ना मोबाइल नंबर की जरूरत होती है ना ईमेल आईडी की। ये ऐप यूजर्स को रैंडम आईडी जनरेट करता है, जिससे किसी की असली पहचान करना मुश्किल होता है। बावजूद इंटेलिजेंट एजेंसी कुछ हद तक थ्रेमा ऐप से मेटा डाटा एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहते हैं, पर इतना जरूर था कि इन्होंने थ्रेमा चैट्स के लिए अपना एक प्राइवेट सर्वर सेट किया था ताकि इनकी चैट्स, वॉइस मैसेजेस और फाइल्स को ट्रेस ना किया जा सके। फिर 2023 में डॉक्टर उमर नबी हरियाणा आता है। फरीदाबाद का इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी 1 साल के अंदर 3 और लोग यहाँ आके रहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई और जाशिर बिलाल वानी नाम का यह शख्स जो अनंतनाग का गाजीकुंड के रहने वाले थे, जिसका कॉन्टेक्ट डॉक्टर उमर नबी से 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में हुआ था, इसको भी ब्रेन वॉश किया जाता है। इन सभी मेल डॉक्टरों के बीच एक फीमेल डॉक्टर भी शामिल थी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो लखनऊ की रहने वाली थी और कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। जो जैश ए मोहम्मद का टेरर ऑर्गेनाइजेशन का वुमेन विंग है जमात उल मोमिनात, इनको इस यूनिट का भारत का हेड बनाया जाता है, जिसका काम था भारत का अंदर जो महिलाएं हैं उनको रेडिकलाइज करना, उनको रिक्रूट करना, उनको टेरर एक्टिविटीज में शामिल करना। इसी वुमेन विंग को आतंकवादी मसूद अजहर के बहन सादिया अजहर की लीडरशिप में चलती है पाकिस्तान से। 2023 से 2025 ये 2 साल के बीच डॉक्टर उमर नबी एक्सट्रीमली रेडिकलाइज हो चुका था। वो इस नए रिक्रूटर को यानी जैशिर बिलाल वानी को सुसाइड बॉम्बिंग बनने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहा। वही मौलवी इरफान इनक्रिप्टेड चैनल के जरिए इनसे जुड़ा रहा और जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल लगातार इनको ऑनलाइन सपोर्ट करता रहा। इन तक ब्रेन वॉश वीडियोस पहुंचाया जाता था। जो उकासा तुर्की बेस्ड हैंडलर था उससे इनको वॉइस इंस्ट्रक्शन मिलता रहा।
इन सब के पीछे जैश इसलिए था क्योंकि मई 2025 में जब जैश और लश्कर के नो ट्रेनिंग कैंप्स और जैश का बजलपुर हेडक्वार्टर को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन मिलिट्री मिसाइल स्ट्राइक से तबाह कर दिया था, जिसमें कई सारे टेररिस्ट मरते हैं। ये जैश के लिए बड़ा झटका था। पहले जैश ए मोहम्मद कश्मीर और पाकिस्तान के गरीब युवाओं को सुसाइड अटैकर्स बनाते थे, पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एजेंसीज उन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर करने लगे। मगर जैश उसका बदला लेने के लिए इस बार अपना स्ट्रेटेजी बदलती है। उन्होंने इंडिया के अंदर नए टेरर नेटवर्क बनाना शुरू किया, एजुकेटेड स्लीपर सेल्स का। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश इन 4 चीजों पर फोकस किया। पहला, लॉजिस्टिक सेल्स, जिसमें फेक आईडी, सिम कार्ड्स, व्हीकल्स, ट्रांसफर्स वगैरह अरेंज करना। इस केस में डॉक्टर शाहीन शाहिद गाड़ियां अरेंज करती थी, जिसके गाड़ी से पुलिस को AK-47 राइफल मिली। दूसरा, फाइनेंशियल सेल्स, पहले हवाला होता था, अब चैरिटी ट्रस्ट, एनजीओस, लीगल बिजनेस के थ्रू मनी ट्रांसफर वगैरह करना, ताकि इस पैसे से केमिकल्स वगैरह लीगल तरीके से खरीदा जा सके। तीसरा, आइडियोलॉजिकल सेल्स, इनक्रिप्टेड एप्स और सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाना, यूथ को ब्रेन वॉश करना। चौथा, ऑपरेशन सेल्स, सबसे डेंजरस, यही सेल्स अटैक्स प्लान करते हैं। इस केस में डॉक्टर जो झूठ मूठ का लेबोरेटरी रिसर्च का बहाना देके बाजार से केमिकल्स खरीद के उसे स्टॉक करते थे, और इन सब के जरिए थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, RDX और ढेर सारा फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ चैरिटेबल संस्थाओं और एजुकेटेड स्लीपर सेल्स के जरिए दिल्ली NCR से 35 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की इसी यूनिवर्सिटी के नजदीक डॉक्टर मुजम्मिल के रेंटेड घरों में पहुंचाया जाता रहा। 31 अक्टूबर आते आते जम्मू कश्मीर के पुलिस जो शुरुआती दौर से इस टेरर नेटवर्क को मॉनिटर करना शुरू किया था, जहां 4 पोस्टर चिपकाने वालों का नाम आया था, उसमें से डॉक्टर आदिल जो थे, जो साउथ कश्मीर के गाजीकुंड के रहने वाले थे। पहले तो वो अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में काम करता था, बाद में यूपी के सहारनपुर हॉस्पिटल में काम करने लगा। उसका इस टेरर नेटवर्क में इन्वॉल्वमेंट शुरुआती दौर से था। पुलिस जब उसे ढूंढना शुरू करते हैं, उसकी फोन सर्विलेंस पे डाल देते हैं, और जब उसकी फोन ट्रेस से पता चलता है कि वो पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में है, तो पुलिस तुरंत ही उसके लोकेशन पे पहुंचती है और 6 नवंबर को यूपी के सहारनपुर के हॉस्पिटल से उसे ऑन ड्यूटी गिरफ्तार करते हैं। पुलिस को उसके कमरे से AK-47 ग्रेनेड और कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बरामद करते हैं, और जब पुलिस आदिल से सख्त कार्रवाई की तो उसने डॉक्टर मुजम्मिल का नाम रिवील कर दी। ये वही डॉक्टर मुजम्मिल शकील था जो पुलवामा का रहने वाला था, जहां से डॉक्टर उमर नबी आता है। ये भी फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। आदिल के बयान से जम्मू कश्मीर पुलिस 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है और 10 नवंबर को डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट करते हैं। फरीदाबाद में पुलिस मुजम्मिल के 2 रेंटेड घरों में 2 रेड्स करते हैं। पहला, ध्वज एरिया, जो अल्फला यूनिवर्सिटी के नजदीक है। पहली रेड्स में उसके कमरे से पुलिस को 360 किलो एमोनियम नाइट्रेट, एक क्रिंक असल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल, 20 टाइमर्स, बैटरीज, वॉकी टॉकी, कई तरह का बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और पेन ड्राइव जैसे चीजें मिलती है। पुलिस को उसके कमरे से 2 डायरीज भी मिलती है, जिनमें कोड वर्ड और इनक्रिप्टेड नोट्स लिखा हुआ था, और ये 3 वर्ड सबसे ज्यादा नोटिस करने वाला था: ऑपरेशन, शिपमेंट और पैकेज। दूसरा रेड फतेहपुर तागा, जो यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ इसके कमरे से पुलिस को जो मिला वो हैरान करने वाली थी। पुलिस को उसके कमरे से 2600 किलो NPK फर्टिलाइजर मिलती है। साथ ही टैक्टिकल मॉड्यूल ने लगभग 1000 किलो एमोनियम नाइट्रेट सीज करते हैं। 2 साल तक डॉक्टर मुजम्मिल एक और दूसरा इमाम मौलवी इश्तियाक के साथ फरीदाबाद में 4 सेफ हाउस रेंट किए फर्जी नाम से, ताकि बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स को स्टॉक कर सके, और ये मटेरियल्स फरीदाबाद और गुरुग्राम के आसपास के इलाकों से खरीदे गए थे, जिसके लिए उन्होंने अपने आप को फार्म हाउस ओनर बताते हैं, ताकि किसी को इस पर शक ना हो। ये जो दूसरा इमाम है, मौलवी इश्तियाक, हरियाणा का मेवात का रहने वाला था, जो फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी का कंपाउंडर था और वहां का एक मॉस्को का इमाम भी था। मौलवी इश्तियाक का काम था आतंकवादियों को सेफ हाउसेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था। पुलिस उसे भी अरेस्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की इस जॉइंट ऑपरेशन से फरीदाबाद के रेंटेड घरों से टोटल लगभग 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बरामद करते हैं। इसके बावजूद 300 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिसिंग है।
300 किलो एमोनियम नाइट्रेट, इसका कंपेयर आप 2019 की पुलवामा अटैक से कर सकते हैं, जहां लगभग 300 किलो एक्सप्लोसिव यूज हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इस केस में क्वांटिटी लगभग 10 गुना ज्यादा थी। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चल गया कि ये कोई छोटी मोटी आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग किया जा रहा है। इसीलिए इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस ही नहीं, बल्कि हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और एनआईए जैसे सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। पुलिस ने एफआईआर ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज की और इस पूरे मामले की जांच एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के असली चेहरे सामने आने लगे।